कालू जी, भूख से पापी पेट चल रहा है। कल से कुछ नहीं खाया, बाहर जाकर थोड़ी बर्फ खा लो, पेट भी ठंडा हो जाएगा और भूख भी मिट जाएगी। कैसा लगा मेरा उपाय? अब अगर मैं झाड़ू उठाऊंगी तो तुम रहने लग जाओगे कि मेरी पत्नी मुझे मारती है। बुरी बात सच्ची है, हम भोजन तो ढूंढ नहीं सकते, चल जाते हैं, शायद कोई शिकार मिल जाए। फिर बुरी कौवा और उसका पति कालू कौवा अपने घर से निकलते हैं। उड़ते उड़ते कौवा और कौवी दूर निकल जाते हैं। अपने घर के सामने एक बुरी चुड़ैल बैठी हुई थी। कौवो कौवो, आप कहाँ जा रहे हो? जुस्त कौवे बुरी माँ की आवाज सुनकर वहाँ आते हैं। क्या काम है बुरी चुड़ैल जी? कौवी बेटी, मैं अपनी बेटी के लिए लड्डू बनाए हैं। क्या तुम सागर वाले जंगल जा रहे हो? अगर जा रहे हो तो ये लड्डू लेते जाओ और मेरी बेटी रानो को दे दो ये लड्डू। ये सुनकर कौवों के तो मुंह में पानी आ जाता है। कौवा और कौवी एक दूसरे की तरफ देखती है। हाँ, बुरी चुड़ैल माँ जी, हम सागर वाले जंगल ही जा रहे हैं, हम ले जाते हैं ये लड्डू आपकी बेटी के लिए। आप बुरी जान कहाँ जाएंगी? इतनी दूर थक जाएंगी आप मेरी बेटी को ये लड्डू देना और कहना कि मैं कुछ दिनों तक कुछ से मिलने आऊंगी। कौवी वो लड्डुओं वाला डिब्बा लेते हैं और खुशी खुशी वहां से उड़ जाती है। वो सधे अपने घर जाते हैं। गोरी उपवाला ऐसे भोजन देता है। कालू भोजन मिला और वो भी लड्डू, मगर कालू, अगर रानो चिड़िया को मालूम हो गया तो फिर क्या करेंगे हम? ये सब लड्डू खाने के बाद सोचेंगे भूखे पेट मेरा दिमाग काम नहीं करता। फिर कौवा और कौवी मजे मजे से लड्डू खाने लगते हैं। कालू जी, आज का डिनर तो बहुत स्वादिष्ट हो गया, अब सो जाते हैं, कल की कल देखेंगे। फिर कौवा और कौवी गहरी नींद सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। वो कौवे तो कोई काम धंधा नहीं करते थे, वो तो हर रोज मुफ्त में भोजन खाने का कोई ना कोई उपाय ढूंढते थे। गोरी, आज क्या करेंगे? कल तो उस बुरी चुड़ैल को उल्लू बना लिया था, मैंने तो पहले ही सोच लिया है। आज फिर उसी बुरी चुड़ैल को पागल बनाएंगे। मगर वो कैसे? तुम चलो मेरे साथ। कौवा और कौवी फिर से घर से निकलते हैं। वो सीधे फिर से रानो चिड़िया की बुरी माँ वाले जंगल जाते हैं। बुरी चुड़ैल माँ जी, हमने वो लड्डू आपकी बेटी को दे दिए थे। बेटी खिचड़ी खिचड़ी बोलकर रो रही थी। मैं सदके जाऊं अपनी बेटी के। कौवा, वो अगर आपको कोई काम है तो कर लो और वापस जाते हुए मुझसे खिचड़ी लेते जाना और मेरी बेटी को दे देना। मैं अभी स्वादिष्ट स्वादिष्ट खिचड़ी बनाए देती हूँ। हम एक जरूरी काम जा रहे हैं, हम थोड़ी देर बाद आएंगे माँ जी। फिर कौवा और कौवी वहाँ से चले जाती है। रानो चिड़िया की बुरी माँ अपनी बेटी को खुश करने के लिए खिचड़ी बनाने लगती है। वो आग जलाती है और डेगची चूल्हे पर जलाती है। दुष्ट कौवे नदी पर जाते हैं और धूप में सो जाते हैं। उन्हें कौन सा कोई काम था? उनका काम तो केवल एक ही था, हमेशा किसी न किसी पक्षी को चूना लगाना। बुरी माँ ने खिचड़ी बनाकर एक डिब्बे में डाल दी थी। कौवे भी आ जाते हैं। माँ जी, आप चिंता ना करें, हमारा इधर आना जाना लगा ही रहता है। अपनी बेटी के लिए जो भी चीज भेजनी हो हमें दे दिया करना। हमें ऐसे दूसरों के काम करके और दूसरों की मदद करके बहुत खुशी होती है। कौवे बुरी माँ से खिचड़ी लेते हैं और घर चले जाते हैं। घर जाकर कौवे जी भर के खिचड़ी खाते हैं। कालू जी, ये खिचड़ी ज्यादा है, बाकी की खिचड़ी सुबह खा लेंगे। गोरी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये खिचड़ी रात को ही उठकर खा लो। मैं कोई चुड़ैल हूँ, मेरा पेट पूरी तरह भर गया है। मम्मा मम्मा चले नानो इंतजार करे ही होंगी। हाँ बेटी, आप वो सामान वाली टोकरी उठा लो। सामान वाली टोकरी उठाकर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ उड़ती है। थोड़ी देर में वो माँ बेटी अपनी नानो के पास पहुँच जाती है। रानो बेटी, क्या लड्डू स्वादिष्ट थे? ये सुनकर मम्मा चुड़ैल हैरान हो जाती है। लड्डू माँ? कौन से लड्डू? मैंने तो कोई लड्डू नहीं खाए। बेटी, क्यों मजाक कर रही हो? मैंने कौवों के हाथ लड्डू भेजे थे और फिर तुमने उनसे कहा कि खिचड़ी भी भेजो माँ, तो क्या आपने खिचड़ी भी भेजी? तो और क्या, मैं अपनी बेटी की बात कैसे टाल सकती थी माँ? वो कौवे बहुत बुरे हैं, उन्होंने आपको पागल बनाकर सब खा लिया। उनका एतबार तो पूरे जंगल में कोई नहीं करता।
आपने कैसे कर लिया? मम्मा गंदे हैं, वो कव्य बहुत गंदे हैं, उन्होंने मेरी नानों को चूना लगाया है। आप चिंता ना करें गुड़िया बेटी, इस बार हम उन्हें बुरे काम की सजा देंगे। वो फिर आएंगे, वो जरूर आएंगे। कालू जी लड्डू भी खा लिए और खिचड़ी भी। अब आज क्या करेंगे जब तक बात खुलती नहीं है? हर रोज उस बुरी चिड़िया को ही उल्लू बनाएंगे। और क्या करेंगे आज हम उस बुरी चिड़िया से कहेंगे कि उसकी बेटी जलेबियां मांग रही है। जलेबी सच सच कालू, मेरा तो जलेबी का सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है। कवि और कौवा फिर से उड़ते हैं। घर के बाहर बैठी हुई तानो चिड़िया कौवों को दूर से ही आता हुआ देख लेती है। वो घर में जाती है। माँ माँ, वो कौवे आगे, आप चलती से बाहर जाएं। फिर बुढ़ी माँ घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। कौवे भी आ जाती है। कौवो, मेरी बेटी को खिचड़ी पसंद आई थी? हाँ हाँ बुढ़ी चिड़िया, माँ जी आपकी बेटी खिचड़ी खाकर अपने पाँव चाट रही थी, इसलिए तो आज वो जलेबियाँ मांग रही है। जलेबियाँ? मगर जलेबियाँ बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। खैर, अपनी बेटी के लिए मैं सब कर सकती हूँ। बुढ़ी माँ जी, हमें एक जरूरी काम है, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। फिर से कौवा और कवि नदी के पास धूप में जाकर सो जाती है। माँ, अब आएगा मजा उन कौवों को। ये वाली जलेबियाँ अलग रखी हुई है, वो कौवे आने ही वाले होंगे। बेटी, क्या इन जलेबियों पर पेट खराब करने वाली दवा लगा दी है आपने? हाँ माँ, वो कौवे एक बार ये जलेबियाँ तो खाएं, सारी उम्र याद रखेंगे। वो कौवे भी आ जाते हैं। बुढ़ी ही माँ जल्दी जल्दी वो पेट खराब करने वाली दवा वाली जलेबियाँ लेकर बाहर जाती है। लो कौवो, ये जलेबियाँ मेरी बेटी को दे देना, बहुत खुश होगी मेरी बेटी। माँ जी हम यूंगे। फिर वो कौवे थोड़ी ही दूर बैठकर वो जलेबियाँ खा लेते हैं। कालू कालू, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है तो मेरे पेट में भी गुड़गुड़ हो रहा है। उनके पेड़ में दर्द शुरू हो जाती है, कभी इस पेड़ पर बैठ तो कभी उस पेड़ पर। मर गई कालू, मर गई। आज तो लगता है बुढ़ी माँ ने सजा दी है हमें। अपने घर के बाहर बैठे गुड़िया, उसकी माँ और नानू कौवों को मिलकर हंस रही थी। कौवा और कवि बहुत मुश्किल से घर पहुँचते हैं और सारी रात पोटियां कर कर के सारा घर भर देते हैं। ऐसे कौवों को सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। लड़के वालों का बड़ा घर है। मम्मा मम्मा, आज मेरे लिए कोई मीठा मीठा सा फल लेकर आना, और मेरे लिए मकई का दाना। आज मेरा मकई खाने को बहुत दिल कर रहा है। अच्छा अच्छा, जो मिला मैं ले आऊंगी। आप घर में ही रहना और कहीं इधर उधर न जाना। अगर मुझे शाम को आने में देर हो जाए तो घर से बाहर नहीं जाना। ऐसे अपने बच्चों को समझाकर चिड़िया भोजन की खोज में निकल जाती है। थोड़ी ही दूर उसे एक कौवा एक पेड़ की ढाल पर बैठा हुआ मिलता है। चिड़िया उस कौवे के पास रुक जाती है। कौवे भैया, मैं भोजन की खोज को जा रही हूँ, क्या आपने भोजन ढूंढ लिया? नहीं चिड़िया बहन, मैंने कहाँ से ढूंढ लिया, मैं तो यहाँ बैठा आप ही का इंतजार कर रहा था। तो फिर चलो, आज हमें इस जंगल के बाहर दूसरी दिशा में जाना है। फिर कौवा और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। पहाड़ों के पास जाकर कौवा एक जगह बैठ जाता है। बास चिड़िया बहन, मुझसे और उड़ नहीं हो पा रहा, मैं थक गया हूँ और भूख से मेरा बुरा हाल है। पास में से ही चिड़िया को एक दाना चने का मिल जाता है। कौवे भैया, ये चने का दाना आप खा लें, इससे आपकी भूख थोड़ा कम हो जाएगी। कौवा चिड़िया से वो दाना लेकर खाने ही वाला था कि वहाँ एक बुढ़ी फाखता आ जाती है। बहुत थक गई हूँ, मैं पूर्व वाले जंगल से आई हूँ और भूखी हूँ, क्या आपके पास कुछ खाने को है? माँ जी, हम भी बहुत भूख हैं, भोजन की खोज को ही जा रहे हैं। माँ जी, ये एक दाना चने का है, अगर इससे आपकी भूख मिट सकती है तो ये आप खा लें। कौवा भी खामोश रहता है। बुढ़ी फाखता वो चने का दाना लेकर खा लेती है। कर भला सो हो भला, ये बात याद रखना। और ये लो, आप दोनों ये एक एक थैली रख लो। माँ जी, इस थैली में क्या है? इन थैलों में दो दो लड्डू हैं, और ये लड्डू कोई साधारण लड्डू नहीं है, ये जादुई इच्छा पूरी लड्डू है। ये लड्डू खाने से पहले आप जो भी इच्छा करोगे वो पूरी होगी। ऐसा कहते हुए वो फाखता वहाँ से गायब हो जाती है। इच्छा पूरी लड्डू मिल गए चिड़िया, ये तो कोई चमत्कारी माँ जी थी।
अब चलो चिड़िया, अब हमें भोजन की खोज में जाने की क्या जरूरत है। घर जाकर इन लोगों का चमत्कार देखती है। कौवे भैया, इन लोगों का इस्तेमाल सोच समझ कर करना। ये भगवान ने हमारी मदद की है और किसी गलत काम के लिए इन लोगों का इस्तेमाल ना करना। फिर वो दोनों वापस हो लेते हैं। मम्मा, आप तो आज बहुत जल्दी लौट आए। और मम्मा, भोजन कहाँ है? देती हूँ आपको भोजन भी। और फिर चिड़िया अपने बच्चों को इच्छापुरी लोगों के बारे में बताती है। मम्मा, आपने बहुत अच्छा किया जो अपना भोजन उस बूढ़ी माँ जी को दे दिया। मम्मा, वो बूढ़ी माँ जी आपकी परीक्षा ले रही थी। बच्चों, परीक्षा तो अभी बाकी है, वो ये कि हम इन इच्छापुरी लोगों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप दोनों मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या है जो सब पक्षियों के लिए बहुत कीमती हो। हम एक इच्छापुरी लोगों से वो मांगते हैं। मम्मा, मैंने स्कूल में पढ़ा है कि सबसे कीमती चीज सेहत और तंदुरुस्ती है। अगर हमारे जंगल के पक्षी स्वस्थ होंगे तो वो कुछ भी कर सकेंगे। मेरा बेटा कितना बुद्धिमान है। आपने ठीक कहा बेटा। और फिर चिड़िया थैली से एक इच्छापुरी लड्डू निकालती है और कहती है, इच्छापुरी लड्डू, मेरी इच्छा है कि मेरे जंगल के सभी पक्षी स्वस्थ रहें और कोई भी पक्षी कभी बीमार ना हो। ऐसा कहते हुए चिड़िया और उसके बच्चे वो लड्डू खा लेते हैं। दूसरी तरफ कौवा भी खुशी खुशी अपनी पत्नी गोरी कौवी के पास पहुंच गया था और वो उसे सारी बात बताता है। कालू जी, आज पहली बार कोई चमत्कारी चीज हमारे पंख भी लगी है। परंतु सोच लो इन्हें खाने से पहले क्या इच्छा करनी है। परंतु सोच लो इन्हें खाने से पहले क्या इच्छा करनी है। कालू जी, अगर सब पक्षी हमसे कमजोर हों और हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो कितना मजा आएगा। अगर ऐसा हो जाए तो जंगल के सभी पक्षी हमसे डरेंगे और उन्हें डराकर हम कोई भी अपना काम करवा लेंगे, भोजन भी लाकर देंगे। तो फिर यही इच्छा है मेरी कि इस जंगल के सभी पक्षी बीमार और कमजोर हो जाएं। ऐसा कहते हुए कालू और गोरी वो इच्छापुरी लड्डू खा लेते हैं। अब सुबह जंगल में जाकर गोरी देखेंगे कि कैसे पक्षी कमजोर और बीमार हो गए हैं। पक्षियों को कमजोर देखकर मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। दूसरे रोज चिड़िया अपने दूसरे इच्छापुरी लड्डू वाली थैली लेती है और अपने दोस्तों के पास चली जाती है। कबूतर और तोते, आज मेरे पास आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज? वो क्या चिड़िया बहन? मेरे पास इस थैली में 2 इच्छापुरी लड्डू थे। एक को मैंने खा लिया है और इच्छा की है कि मेरे जंगल के सभी पक्षी स्वस्थ रहे। तो मैं भी कहूँ, मुझे कल से बुखार था और रात अचानक में स्वस्थ हो गया। तो फिर ये सब काम इच्छापुरी लड्डू का था। हाँ कबूतर भैया, और अब मेरे पास ये जो दूसरा इच्छापुरी लड्डू है, ये हम सोच समझ कर खाएंगे। ऐसे ही वहाँ गोरी और कालू भी आ जाते हैं। चिड़िया, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कोई बीमार है? नहीं गोरी बहन, अब हमारे जंगल में कोई भी बीमार नहीं होगा, क्योंकि मैंने इच्छापुरी लड्डू खाकर यही इच्छा की थी कि हमारे जंगल में कोई भी बीमार न हो। गोरी, ये क्या हो गया? तो फिर क्या हमारा एक लड्डू बेकार में ही गया? क्या कहा कालू भैया? कुछ नहीं, चल कालू, मुझे एक काम याद आ गया है। फिर कालू और गोरी वहाँ से चले जाती हैं। उस माँ जी ने 2 लड्डू इस शैतान कौवे को भी दिए थे। ये ना जाने अब उन लड्डुओं का क्या करेंगे। चिड़िया बहन, छोड़ो इन शैतानों को। अब हमें ये सोचना होगा कि हम इस दूसरे इच्छापुरी लड्डू से कौन सी इच्छा पूरी करें। मैं तो कहता हूँ कि इसे खाने से पहले इच्छा करते हैं कि जंगल में हर तरफ मिर्ची ही मिर्ची हो जाए, ताकि तुम्हारा पेट अच्छे से भर सके और बाकी सब भूखे मरें। नहीं तोते भैया, हम किसी ऐसे भोजन की इच्छा करेंगे जिसे सब मिलजुल कर खा सकें। चिड़िया बहन, क्यों ना हम इस इच्छापुरी लड्डू से जंगल के मैदान में ऐसी चावल की फसल लें जो कभी खत्म ना हो और हम सब पक्षी जिसे खा सकें, और ऐसी हमारे भोजन की चिंता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर वो सब ऐसा ही करती है। इच्छापुरी लड्डू में ये इच्छा करती हूँ कि हमारे जंगल के मैदान में चावल की फसल उगाए जो कभी खराब ना हो। ऐसा कहते हुए वो तीनों दोस्त वो इच्छापुरी लड्डू खा लेती है। फिर वो सब मैदान की तरफ अपनी चावल की फसल देखने चले जाते हैं। कालू जी, ये चावल कहाँ से आ गए? इतने ढेर सारे चावल की फसल पहले तो यहाँ ना थी। ये जरूर चिड़िया के दूसरे इच्छापुरी लड्डू ने दी है।
तो अब हमें भोजन की क्या चिंता। अब देखना मैं कैसे अपनी इच्छा पूरी करती हूँ इस दूसरे लड्डू से। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये इच्छा पूरी लड्डू भी बेकार में ही चला जाए और हमें कुछ भी ना मिले। कालू जी, मुझे ना मेरा काला रंग अच्छा नहीं लगता। आधा लड्डू खाकर मैं अपना रंग सफ़ेद करना चाहती हूँ और बाकी का आधा लड्डू तुम मुझे दोगी, क्योंकि मैं उससे अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाने की इच्छा पूरी करूँगा, और वो भी इस चावल की फसल के पास ही। फिर गौरी कवि कहती है, इच्छा पूरी लड्डू मेरा रंग सफ़ेद कर दो, और गौरी आधा लड्डू खा लेती है और इच्छा पूरी लड्डू जी हमारे लिए एक बड़ा सा घर बना दो। फिर क्या था, उन दोनों की आधी आधी इच्छा पूरी हो जाती है। गौरी का रंग आधा सफ़ेद हो जाता है और आधा घर बन जाता है। कालू जी, ये क्या हो गया? मेरा रंग तो आधा सफ़ेद और आधा काला हो गया। मैंने ऐसा तो ना सोचा था, और घर भी आधा ही बना है। मैंने भी ऐसा ना सोचा था। वो दोनों वहाँ बैठकर रोने लग जाते हैं। दूसरे पक्षी अपनी चावल की फसल देख बहुत खुश थे, और वो गौरी को ऐसे देख उससे कहते हैं, गौरी, तुम गौरी हो या कोई चुड़ैल, मैं गौरी ही हूँ, और इच्छापुरी लड्डू ने मुझे ऐसा बना दिया। इच्छापुरी लड्डू ने नहीं, तुम्हारे लालच ने तुम्हें ऐसा बना दिया। वो इच्छापुरी लड्डू हमारे लिए एक परीक्षा थी कि हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। और फिर गौरी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कालू जी, क्या देखा है तुमने? रानो जुड़िया की गंदम की फसल ऐसे लग रही है जैसे पूरे खेत में सोने की बालियां बिखरी पड़ी हो, और एक हमारा खेत है। ढूंढने से भी एक सिटा गंदम का दिखाई नहीं देता। वो मेरे जाने वाले हैं। हम उनसे कहते हैं कि आज रात आकर उस छोटी चिड़िया की सारी अम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने गेहूं के खेत में काम कर रही थी कि वहाँ गौरी कवि आ जाती है। चिड़िया, तेरी गेहूं की फसल तो बहुत अच्छी तैयार हो रही है। एक मेरे कालू की फसल है कि हर बार की तरह पूरे खेत में ऐनक लगाकर देखने से एक दाना ही नजर आता है। गौरी बहन, मैंने हमेशा मेहनत की है, इसलिए तो मेरी फसल अच्छी है। शादी करूंगी मैं अपनी बेटी की। करवाती हूँ मैं तेरी बेटी की शादी। गौरी कवि जब अपने खेत में जाती है तो हर रोज की तरह उसका पति कालू कौवा अपना ट्रैक्टर खड़ा करके पेड़ के नीचे सोया हुआ होता है। कालू, ओए कालू के बच्चे, उठ जा, अब तो शाम हो गई है। सारा दिन खेत में आकर सोया रहता है और शाम को घर जाकर मुझसे कहता है, मैं बहुत थका हूँ, मैं अपना काम खत्म करके सोया हूँ। देख रही हूँ मैं तेरा काम। देखो तो खेत में कैसे गहियों के पत्ते सूख रहे हैं, और एक चिड़िया की फसल है कि सोने की तरह खिली हुई है खेत में। एक तो ये चिड़िया मुझे जीने नहीं देती। जब देखो चिड़िया चिड़िया, इसलिए तो मैं तेरे पास आई हूँ। कल मेरी माँ आएगी। जब मेरी माँ तेरा खेत उजड़ा हुआ और चिड़िया का खेत हरा भरा देखेगी तो बहुत बेइज्जती होगी मेरी। तो अब क्या मैं खेत में घास लगा दूँ? करूँ क्या मैं? अगर अपना खेत अच्छा नहीं कर सकते हो तो चिड़िया की फसल ही उजाड़ दो। बड़ी बड़ी बातें कर रही थी वो, और मेरी माँ भी खुश हो जाएगी जब हमारा खेत चिड़िया के खेत से अच्छा होगा। मेरा खेत हरा भरा हो या ना हो, मैं चिड़िया का खेत आज रात ही खत्म कर दूंगा। फिर गौरी कवि और कालू कौवा अपने घर चले जाते हैं। गुड़िया बेटी, अब आप कल से मेरे साथ काम पर नहीं जाओगी। अब आपकी शादी के दिन करीब है। माँ, मेरी शादी की आपको इतनी चिंता क्यों है? जब बेटियां जवान हो जाएं तो माँ बाप को उनकी शादी की चिंता होती ही है। आधी रात को कालू कौवा उड़ता है। खिड़की से गौरी कवि कालू को देख रही थी। कालू कौवा एक जलती हुई लकड़ी लेकर जाता है और पेड़ के ऊपर बैठकर चिड़िया के खेत में फेंक देता है। अपने घर के बाहर बैठा हुआ उनका तीसरा पड़ोसी मिठू तोता कालू कौवे को ऐसा करते हुए देख लेता है। उस बुरे कवि ने चिड़िया की फसल चला दी। ये कौवा बहुत बुरा है, ये हमेशा बुरे काम करता है। हाँ, बना रहेगी चिड़िया की फसल और न बुरी पत्नी जी। सुबह हो जाती है। तोता भागा भागा चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया को सारी बात बताता है। अगर मैं बोलता तो वो मुझे बहुत मारता। कालू कौवा बहुत जालिम है, उसने तेरी सारी ही फसल जला दी है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मैंने देर रात की मेहनत से अपनी फसल तैयार की थी और उस कालू कौवे ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। मम्मा, हम कमजोर पक्षी हैं, हम कौवों से लड़ाई नहीं कर सकते। आप चिंता न करें, जैसे कौवों ने हमारी फसल जलाई है, मैं उन्हीं कौवों से ही सारा काम करवा कर दोबारा फसल तैयार करूंगी। उड़ती हुई गुड़िया कौवे और कवि के पास जाती है। अंकल कवि और गौरी आंटी हमारा खेत जल गया है।
हाँ गुड़िया, सुना तो है, बहुत दुख हुआ मुझे। आंटी, मेरी मम्मा ने दहिया के खेत में एक सोने की हंडिया बनाई थी। खेत जल जाने से अब मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरी मम्मा ने वो सोने की हंडिया किस जगह बनाई थी। अगर मेरे पास ट्रैक्टर होता तो मैं हल चलाकर अपनी सोने की हंडिया ढूंढ लेती। गुड़िया कबबों को ऐसे लालच देकर अपने घर चली जाती है। कालू जी जल्दी करो, अपने ट्रैक्टर पर बैठो और हल चलाओ। हम चिड़िया के खेत से सोने की हंडिया ढूंढ लेते हैं। मैं अभी अपने ट्रैक्टर से चिड़िया के खेत में हल चलाता हूँ। कालू का बाबा अपने ट्रैक्टर से चिड़िया के सारे खेत में हल चला देता है। मम्मा अब देखते जाना जैसे मैंने उन कदमों से खेत में हल चलवाया। ऐसे ही वो कदमें हमारी फसल तैयार होने पर हमें ट्रैक्टर भी देंगे। गुड़िया बेटी, मगर ये सब कैसे होगा? मम्मा ये बात आप मुझ पर छोड़ दो। दिन गुजरते के एक दिन तेज बारिश होती है और चिड़िया के खेत को पानी मिल जाता है। अब चिड़िया की गहियों की फसल दोबारा तैयार हो जाती है। गुड़िया फिर से कबबों के पास जाती है। आंटी, गोरी ना जाने कि मेरी मम्मा कोई भी कीमती चीज खेत में छुपा देती है। गुड़िया, क्या छुपा दिया तेरी मम्मा ने गहियों के खेत में? मेरी शादी का सोने का हार है क्या? मामा ने गहियों के पौधों की जड़ में मेरा सोने का हार छुपा दिया और भूल गई है कि कहाँ छुपाया है। अब तो गहियों की फसल कटेगी तो फिर ही मिलेगा मेरा सोने का हार। गुड़िया गोरी कवि से ऐसा कहते हुए चली जाती है। कालू कालू, जल्दी चलो, आज हम चिड़िया की गहियों की फसल काट कर सोने का हार ढूंढ लेंगे। कौन सा सोने का हार? जो चिड़िया ने गहियों के पौधे की जड़ों में छुपाया है। गोरी और कालू सारा दिन लगाकर चिड़िया की सारी फसल काट देते हैं। जब फसल कट जाती है तो गुड़िया अपनी मम्मा के साथ खेत में आ जाती है। शुक्रिया प्रधान, कल आज गोरी आंटी हमारा काम करने के लिए। आपने ही हमारी गहियों की फसल को आग लगाई थी और आपने ही हमारा सारा काम करके हमें दोबारा फसल तैयार करके दी। चलो मम्मा, आप फसल समेट लेते हैं। चिड़िया अपनी फसल से दाना अलग करके बोरियां अपनी बैलगाड़ी पर लाद कर घर ले जाती है। बोरी और कालू एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। कालू, हम बहुत चातर कवि हैं, मगर ये छोटी चिड़िया तो हमारी भी मां निकली। हमें सोने का लालच देकर सारा काम ही हमसे करवा लिया। अगर इतना काम अपने खेत में किया होता तो आज हमारे खेत में भी फसल तैयार होती। और फिर कौवे रोते हुए अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों,